आप एमटीएस को क्रैक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर सीधा सीधा यहाँ बोलूँ तो हाउ टू क्रैक एमटीएस, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई देना होगा, तो देखो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट से परे हटके और सारी बातें। अगर मैं एक एस्पिरेंट होता तो अब मेरे सामने 4 चॉइस है। पहला यहाँ पर है कि मेरा मैथ्स भी है, दूसरा यहाँ पर ये है ठीक है कि मुझे रीजनिंग भी पढ़ना है, तीसरा मेरे पास ये भी है कि इंग्लिश भी पढ़ना है, और चौथा मेरे पास ये भी है कि जीएस भी पढ़ना है। अच्छा, एक और चीज़ आप देखना कि कभी भी ऐसा नहीं है कि जो एमटीएस का बच्चा होता है या जो एमटीएस में जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो कभी आगे सीएचएसएल या सीजीएल का पेपर देते ही नहीं, ऐसा नहीं होता। कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि एमटीएस में सेलेक्ट होने के बाद भी सीजीएल में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे लगे हैं। तो वो पोस्ट पे तभी लग पाएंगे जब उनके चारों सब्जेक्ट या चारों स्तंभ बहुत तगड़े होंगे। अगर आपको आगे चल के सीएचएसएल का भी पेपर देना है तो भी आपको ये चारों सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं। अगर आपके मन की ख्वाहिश है कि नहीं ज़िंदगी भर हम 25,000 के नौकरी पर ही रहने वाले हैं और हमेशा एमटीएस वाला ही काम करने वाले हैं, तो शायद आपको मात्र ये 2 सब्जेक्ट जो है आपकी नैया पार करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा जो है आगे तक और है कि हम सीएचएसएल की भी पढ़ाई करें, सीजीएल का भी हम मतलब एक तरीके से पेपर दें और एक अच्छे रैंक एक अच्छे पोस्ट पर सेलेक्ट हों, तो सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला है। यानी अगर मैं सिर्फ और मेरा टारगेट होता कि मुझे एमटीएस निकालना है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ में, मुझे उससे आगे कुछ नहीं करना, तो मैं बस भाई ये 2 सब्जेक्ट पढ़ के जाऊंगा और इनको उतना ही पढ़ता जिसके लिए मेरा क्वालिफाइंग इन नेचर है, भाई बात खत्म। लेकिन अगर भविष्य में मेरी कामनाएं बहुत बड़ी हैं, मेरी सोच बहुत बड़ी है, मुझे आगे बढ़ना है और एमटीएस लेवल तक ही नहीं रहना, तो यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए चारों सब्जेक्ट फिर बराबर ही हैं। क्यों? नहीं पढ़ोगे तो आगे किसी और पेपर में स्कोर नहीं कर पाओगे। जैसे बच्चे पूछते हैं कि सर आपके पास 5-5 गवर्नमेंट जॉब कैसे आ गया, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जिस दिन आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएंगे ना, उस दिन आपके भी यहाँ पर जो है 5-5 सरकारी नौकरियाँ लग जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। तो अभी आपको यहाँ पर काम ये करना है कि जो आप हमेशा जीएस को इग्नोर करके चलते थे ना, आप इसको कभी इग्नोर करके मत चलना भाई, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है। एसएससी बार बार आपको अपने जो है नोटिफिकेशन, नोटिस और अलग अलग जो है कोरिजेंडम से बार बार बताने की कोशिश कर रही है कि भाई इसको आप तवज्जो दो, इसको आप वैल्यू दो, इसको आप पढ़ो, नहीं तो आपकी लंका लगने वाली है। अब यहाँ पर खेल वही बच्चा करके जाएगा जिसका यहाँ पर जीएस बहुत अच्छा है, या जिसने करंट अफेयर्स अपने आप को अपडेट किया है, स्टैटिक्स से अपने आप को अपडेट किया है, जिसने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। क्योंकि इसकी वैल्यू पहले भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि हर बच्चा लगभग बराबर स्कोर कर पाता था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा इंग्लिश की वजह से कभी आज तक एसएससी के पेपर में कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं हुआ है कि इंग्लिश की वजह से पूरा इतिहास पलट गया, वैसा कुछ भी नहीं है। जो गेम बदलता है वो जीएस बदलता है। मैं मैथ्स को भी बहुत बड़ा रोल नहीं मानता हूँ कि यहाँ पर मैथ्स ने ही बहुत बड़ा गेम कर दिया हो कहीं पर ऐसा करके। ठीक है, तो जीएस जो होता है वो प्री में खेल करता है और मेंस में जो होता है वो मैथ्स खेल करता है, ये तो आपको भी पता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर मेरी स्ट्रेटजी रहे तो वो क्या रहनी चाहिए, आपका जो स्ट्रेटजी रहना चाहिए, अगर आगे चल के आपको और भी परीक्षाएं देनी है और भी फॉर्म आपको भरना है, तो डेली के डेली जो है आपको कम से कम 1 से 2 घंटे आपको मैथ्स को देने ही देने हैं। रीजनिंग की भी बात करूँ मैं आपको तो 1 आवर डेली प्रैक्टिस करना ही करना है। इंग्लिश के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप 2 घंटे दे सकते हैं। 1 घंटे आप अपने वोकैबुलरी को दीजिए जो हमेशा हम कहते हैं, और 1 घंटे आप अपने ग्रामर को दीजिए। साथ में जीएस की भी अगर हम बात करते हैं तो जीएस में अब आपको कम से कम 2 से 3 घंटे देने की जरूरत है, और इन 3 घंटों को आपस में बांट लीजिएगा। ठीक है, 1 घंटा जो है आप अपना यहाँ पर करंट अफेयर के लिए प्रैक्टिस करिएगा, 1 घंटा जो है आप यहाँ पर स्टैटिक के लिए दीजिएगा, और 1 घंटे में आप यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे मान लीजिए कि पहले हिस्ट्री खत्म कर लिया, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, इस तरीके से कर करके हमें डिस्ट्रीब्यूशन देना है। मेजर जो फोकस होना चाहिए वो आपका जीएस पर होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जब मेरिट बनेगी तो इंग्लिश में भी बहुत बड़ा रोल नहीं रहेगा, लगभग सबके वही नंबर 40 और 50 के बीच में होने वाले हैं। लेकिन जीएस में ऐसा होगा कि किसी के 8 नंबर भी होंगे तो किसी के 38 नंबर भी होंगे, और यहीं से सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा आपका। तो इस पार्ट पर जितना फोकस कर सकते हैं, इस पार्ट पर आप उतना ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छा करते रहिए, अपने सिलेबस को टारगेट करते रहिए, और बाकी हम यहाँ पर जो महाभारत बैच पढ़ा रहे हैं आपको यूट्यूब पर, ये हमारी पूरी टीम जो हम आपको करा रहे हैं, ये बहुत सफिशिएंट है। इससे बाहर एमटीएस में पढ़ने के लिए कुछ और आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत है, ना ही कुछ और। हमारे वीडियोज़ को आप देखिए अच्छे तरीके से, एमटीएस के लिए आपका उतना इनफ हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? चलिए, और बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए। ठीक है,
और कुछ लोगों से हमारी विनती है, कुछ लोगों से हम कहना चाहेंगे कि देखो बच्चों को ऐसे फालतू की बातें ना किया करो आप लोग, ठीक है, कि यहाँ पर रेस्पेक्ट किसी को कम देने की ज़रूरत है, मैथ्स का वैल्यू कम आ गया तो रेस्पेक्ट कम देंगे, ठीक है। अब कुछ बातें ना ही बोलूँ तो मैं बेहतर होगा, ठीक है। बच्चे के मन में ये सब बातें ना भरी जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसको अच्छे से पता है कि उसको आगे चल के CHSL का पेपर देना है, CGL का पेपर देना है, और बिना मैथ रीजनिंग के सिलेक्शन होगा नहीं। तो फालतू की बातें करके डाइवर्ट ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें, पढ़ाई अच्छे से, वो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक ज़रूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की। और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।